नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 4 मार्क्स के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल है, ऑथेंटिक है। यही क्वेश्चन आपके आए थे। यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के नायक राव तुलाराम जो कहाँ से संबंधित थे? ठीक है, तो कहाँ के रहने वाले थे? रेवाड़ी के। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो राव तुलाराम सिंह जी थे उनका कार्यकाल 1825 से लेकर 1863 तक जो है वे वहाँ के सरदार थे। ठीक है, ये जो है रेवाड़ी आपका हरियाणा के अंतर्गत आता है। और इन्होंने थे 1857 में भारतीय विद्रोह में एक राजनेता के रूप में कार्य किया था, और जहाँ उन्हें राज्य का नायक भी माना गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था? तो जिला पूछा है। ठीक, तो हिगलू जिले में हुआ था। और अगर यदि गांव पूछा जाए तो कमारपुकुरम जो गांव था, ठीक है, हुगली जिले के कमारपुकुरम गांव में इनका जन्म हुआ था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म जो था वो 18 फरवरी 1836 को हुआ था, और उनके बचपन का जो नाम था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। और उनके परम गुरु तोतापुरी थे, जो पंजाब के एक भिक्षु भी थे, तथा तोतापुरी जी थे ने उन्हें परमहंस की उपाधि दी थी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट देख लेना, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। और उनके देखिए, उनके सबसे प्रमुख जो शिष्य थे वो स्वामी विवेकानंद थे, भी आपको ध्यान रखना है। और स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेपो दर क्या है? ठीक, जो रेपो दर है उसे पुनर्खरीद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रिजर्व जो रेपो दर है उसका मान आपका है 3.35% है। ठीक है, बैंक के हिसाब से। और रेपो दर जो है वह ब्याज का दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार में देती है। रेपो दर में कमी होने पर बैंकों के पास पैसे की उपलब्धता बढ़ जाती है और उपभोक्ताओं के लिए ऋण की ईएमआई कम हो जाती है। और इसके साथ साथ यदि जो है रेपो दर में बढ़ोतरी होती है तो उधार लेने की इच्छा कम हो जाती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट को साल्टपीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? साल्टपीटर। का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसने भी लगाया होगा। देखिए, इसका थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला जो है KNO3 होता है। इसे साल्टपीटर या सोरा तत्व नाइट्र के नाम से भी जाना जाता है। और यही एक रासायनिक यौगिक है, और ये एक प्राकृतिक खनिज और नाइट्रोजन का प्राकृतिक ठोस स्रोत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। इसके यदि उपयोग के बारे में पूछे तो इसका जो उपयोग है वो उर्वरक के रूप में किया जाता है, और इसके साथ साथ रॉकेट के नोदक और पटाखों में भी इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और इसके साथ कभी टूथपेस्ट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? देखिए, राजनीतिक कारण की यदि बात करें तो राजनीतिक कारण बहुत से आपके आए थे, लेकिन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका देखिए सबसे अधिक जो प्रभावी कारण था वो आपका था जो ब्रिटिश सरकार की आक्रमणकारी जो थी आक्रामक विलय नीति, यानी कि जो सबसे अधिक जो प्रभावित हुई थी 1800 राजनीतिक कारणों में, तो ही आक्रामक विलय नीति थी। ठीक है, इसके बारे में और भी नीतियाँ देख लेते हैं। देखिए, सबसे अधिक दूसरी बारे में यदि बात करें तो ब्रिटिश सरकार की विस्तारवादी नीति भी सबसे कठोर थी। ठीक है, ये भी राजनीतिक कारण था। उसके बाद में फिर व्यवगत का सिद्धांत भी था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तार नीति शासन में राज्य की जो हड़प नीति भी थी, और ब्रिटिश सरकार की सख्त राजस्व संग्रहण नीति साथ साथ सामाजिक गठबंधन नीति भी इसकी जो 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ रहा था? ठीक है, तो चिनहट का जो युद्ध हुआ उसमें ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे हेनरी लॉरेंस। ठीक है, हेनरी लॉरेंस जिसने भी लगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और वे उस समय जो अवध के एक आयुक्त थे, मुख्य आयुक्त थे। ठीक है, और यह जो लड़ाई आपकी थी वो 30 जून 1857 को लड़ी गई थी। और यह जो लड़ाई आपकी थी चिनहट जो है, जो कि आपका जो है लखनऊ के पास में है। ठीक है, चिनहट के पास इस्लामागंज नाम की जगह पर लड़ी गई थी। ओके, और देखिए ये जो लड़ाई है, जो ब्रिटिश सेना के जो थे, ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोह के बीच इस जो लड़ाई हुई थी, और विद्रोह का नेतृत्व है कंपनी की सेना के विद्रोही अधिकारी बरकत अहमद ने किया था। और उसके साथ साथ जो थे इस लड़ाई में ब्रिटिश सैनिकों की बुरी तरह से हार हुई तथा इस लड़ाई में भीषण युद्ध के परिणामस्वरूप हेनरी लॉरेंस की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, इसमें तो भारतीयों की हार जीत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया गया था? ठीक है, देखिए HYB बीजों का इस्तेमाल किया गया था। HYB क्या एक हाइब्रिड प्रजाति थी। किसकी प्रजाति थी? HYB, जो कि देखिए भारतीय हरित क्रांति में गेहूं के लिए उच्च उपज वाली किस्म HYB की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हरित क्रांति देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में के क्वेश्चन आते हैं और रिपीट भी होते हैं, इसलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छी तरह से देख लेना एक बार। तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन है, और वे जो है जाने माने कृषि वैज्ञानिक तथा वनस्पति विज्ञानी भी थे। उन्होंने भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1805 में बंगाल विभाजन के दौरान
भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था, तो आपको लॉर्ड कर्जन लगाना था। जिसने भी लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, जो बंगाल विभाजन थी, उस बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी, और जो थी इसे 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू भी कर दिया गया था। बंगाल विभाजन के द्वारा बंगाल को 2 हिस्सों में बाँटा गया था, और इसके विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी चलाए गए थे। ठीक है, और इस विभाजन को जो है अंततः 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको रद्द भी कर दिया गया था। ठीक है, और इसके रद्द करने का जो मुख्य कारण क्या थे? देखिए, इसके रद्द करने का सबसे प्रमुख कारण थे बंगाल के बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना और एकता को तोड़ना। इसके रद्द करने का सबसे प्रमुख कारण था, ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? ठीक है, तो कामेत आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, कामेत आपका जो पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। ठीक है, जो कामेत आपका है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, और यह जो है उत्तराखंड के चौमेली जिले में स्थित है। ठीक है, और ये जो आपका है कामेत, ये नंदा देवी के बाद गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो पश्चिमी घाट जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। ओके, और इसे जो है पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उस समय कलकत्ता में जो है उस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आपका कलकत्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो आपका जो कलकत्ता में जो जो उच्च न्यायालय बना था, वो आपका जो इसकी स्थापना हुई थी 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को। देखिए, कलकत्ता की स्थापना हो गई थी, और यह जो अधिनियम था ब्रिटिश सरकार के ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की, और इसके साथ साथ इस अधिनियम के जरिए ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा का मंदिर किस वंश ने बनाया था? ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप क्या है, तो एलोरा का जो मंदिर आपका है राष्ट्रकूट वंश ने बनाया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जिसने भी लगाया होगा एलोरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपको जो एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये मंदिर आपकी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और एलोरा की जो गुफाएं उसे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े हुए मंदिर है। एलोरा गुफाओं के अंदर देखिए, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, तीनों धर्मों के मंदिर जो एलोरा की गुफा में पाए जाते हैं। और इन गुफाओं को बनाने में कई राजवंशों ने भी हिस्सा लिया था, और राष्ट्रकूटों ने जो है हिंदू तथा बौद्ध गुफाओं का निर्माण कराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में उदारीकरण का परिणाम क्या था? ठीक है, तो उदारीकरण का जो एक योजना आई थी, उदारीकरण का परिणाम क्या था? तो उसका जो परिणाम सबसे अधिक ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हुआ था। ठीक है, वाई ऑप्शन, लौह उद्योग को बढ़ावा मिला था। ठीक है, इसके बाद में उसके और भी परिणाम होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या हुआ था, आर्थिक विकास हुआ था, उसके बाद में विदेशी निवेश बढ़ा, साथ साथ व्यापार में विस्तार हुआ, और इसके साथ ही निजी क्षेत्र का भी विकास हुआ था, तथा उत्पादों की गुणवत्ता में भी बहुत सुधार हुआ था। ठीक है, इस नीति के तहत उदारीकरण तथा निजीकरण की पहले भी शुरू की गई थी, तथा इस नीति की शुरुआत में तत्कालिक जो केंद्रीय मंत्री थे, इस नीति की जो शुरुआत किसने की थी? उस समय का जो प्रधानमंत्री जो केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, उन्होंने इस नीति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो गंगा नदी की लंबाई भी पूछी हुई है, तो 2525 किलोमीटर होती है गंगा नदी की संपूर्ण लंबाई। और देखिए, आपकी जो गंगा नदी है वो एशिया की एक सीमा पर नदी है, और ये भारत तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ओके, और ये आपकी जो नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तथा उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ओके, और यह जो आपकी नदी है वो भारत तथा बांग्लादेश के गंगा के मैदान में दक्षिण तथा पूर्व में बहती है, और अंत में वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ पर दीक्षा ली थी? ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने जो दीक्षा ली थी वो सारनाथ में स्थित ली, और ये आपका सारनाथ कहाँ स्थित है? ठीक है, सारनाथ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने भी लगाया होगा। और देखिए, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश जो है उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो सारनाथ आपका कहाँ है? बनारस में स्थित है। ठीक है, और उन्होंने ये जो उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ओके, ये भी आपको याद है कि बौद्ध धर्म से संबंधित आज तक कोई ऐसी परीक्षा छूटी नहीं जिसमें उसके बारे में क्वेश्चन पूछा ना गए हों। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से देख लेना। ठीक है, बौद्ध धर्म ने उनका जो पहला उपदेश था 5 भिक्षुओं को दिया गया था, और उन्हें जो है पंचवर्गीय भिक्षु कहा गया। बौद्ध धर्म ने यहीं से धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत की थी, तथा बुद्ध का जो जन्म है नेपाल के नुम्बली में हुआ था। और उन्होंने बौद्ध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान किया, और उन्हें वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और उन्होंने जो कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, यानी कि उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो सिक्किम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो प्रेम सिंह तमांग हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जो तमांग जो हैं, प्रेम सिंह तमांग 27 मई 2019 को मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। सिक्किम के डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो पवन कुमार चैमलिंग है, उन्होंने 1994 से लेकर 2019 तक सिक्किम के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, कौन का? पवन कुमार चैमलिंग का नाम याद रख लेना। ठीक है, आप पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तटीय क्षेत्रों में कौन सा राज्य है? ठीक है, तो तटीय क्षेत्रों में कौन सा राज्य है? देखिए, वैसे तो कई राज्य हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको केरल ही लगाना था। ठीक है, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें। ठीक है, भारत के तटीय राज्यों में देखिए बात करें तो देखिए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो है कि भारत के तटीय राज्य हैं। ओके, और जो भारत के यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तटीय राज्य में, तो देखिए दमन और दीव और पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप भी तटीय भागों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यदि भारत की तटीय रेखा की लंबाई की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर की लंबाई है, तो और इसे जो है मुख्य भूमि का तटीय भाग जो है भूमि का 5422 किलोमीटर तथा द्वीपीय क्षेत्र जो है 2029 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटल ब्रेन का कार्य क्या है? इस तरह से क्वेश्चन था। फ्रंटल ब्रेन जो होता है, ठीक है, या लपाट, जिसे लपाट भी कहते हैं, उसका कार्य पूछा गया था। ठीक, तो इसका जो कार्य होता है वो होता है व्यवहार, भावना और सोचने समझने से जुड़े काम, ये जो कार्य करता है ये मस्तिष्क। ठीक है, और ये जो मस्तिष्क आपका है सामने की तरफ स्थित होता है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, अगले क्वेश्चन परीक्षा में पूछा सकता है कि जो प्रमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है, उन कार्यों का उसका जो कार्य होता है समन्वय करना तथा जीवित रहने के लिए मौलिक है, जिसमें कि श्वसन, लय, मोटर गतिविधि तथा नींद और जागना इसमें शामिल है। ठीक है, ये भी इसके कार्य है पश्चिम मस्तिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम की सीमा कौन से देशों से लगती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है भूटान तथा बांग्लादेश आपको ऑप्शन में लगाना था। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भूटान तथा बांग्लादेश। ठीक है, जो असम आपका जो है पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और यह जो है ब्रह्मपुत्र तथा बराक नदी की घाटियों के बीच पूर्वी हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ओके, और असम जो आपका है वो चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के करीब स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में पूछा गया, तो आपका जो स्वतंत्रता का जो अधिकार आपका है वो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत देखने अनुच्छेद 19 के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है, सभी को अच्छी तरह से देख लेना। अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को अपने विचारों, विश्वासों को मौखिक, लेखन, मुद्रण तथा चित्रण किसी अन्य तरीके से व्यक्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के तहत भारत के झंडा फहराने का भी अधिकार है। तथा अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी प्रेस के 19 के तहत ही मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, तो आपकी भारत की जो 5वीं अनुसूची है वो अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा कार्य से उनके नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, आपसे ऑप्शन में इसी तरह के हो सकते थे, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ओके, तो अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लेना कि अब देखिए ये जो आपकी है ये अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लागू होती है तथा इस क्षेत्र में राज्यपाल के पास जनजातीय आबादी की सुरक्षा के लिए विशेष जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, तो भारत की रैंक थी 2024 में 134वीं। ओके, और इसी तरह से यदि हम बात करें तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम के मानव विकास सूचकांक में 2023-24 के मुताबिक 2024 में भारत की रैंक 134वीं और जो है इस रिपोर्ट का शीर्षक था ये। ठीक है, इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो आपका था ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रिमाइजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, इसका शीर्षक था और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो स्विट्जरलैंड था वो सबसे प्रथम स्थान पर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव राजवंश का अंतिम राजा कौन था? ठीक है, तो जो जो अपराजित बर्मन होते हैं, ठीक है, अपराजित बर्मन जो पल्लव राजवंश के अंतिम राजा थे अपराजित बर्मन, और ये जो थे चोल राजा आदित्य प्रथम ने 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में जो अपराजित बर्मन थे उसको हराकर कांचीपुरम पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, आदित्य प्रथम ने, और इसके बाद जो थे पल्लव राजवंश का अंत हो गया और कांचीपुरम समेत पल्लव राजवंश चोल साम्राज्य में शामिल हो गया। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ओके, ऑल द बेस्ट।